Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. गाइस, आज के इस सेशन में हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम पार्ट 4 में फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर के ऊपर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स जो हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के कवर हो चुके हैं। यदि किसी से वो सेशन मिस हो गया हो तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। तो ना मूव टू द टुडे सेशन, दैट इज पार्ट 4, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर, जिसे हम लोग व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 5 स्टेप्स को जो है वो कवर कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग ने लास्ट सेशन में रिकॉर्डिंग बेसलाइन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसकी मैंने आपको 3 मेथड्स बताई थी, विद परफॉर्मा, विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है कि किस तरह से हम लोग एक्चुअल में रिकॉर्डिंग इन बच्चों की करते हैं, बेसलाइन जानते हैं। तो अब हमने वो जो बेसलाइन हमने जान ली है बच्चों की दोनों प्रॉब्लम्स की, क्योंकि अब जो हम जितनी भी चीजें करें गाइस, वो जो प्रायोरिटी पे 2 प्रॉब्लम बिहेवियर को हमने सिलेक्ट करा है उन्हीं से ही रिलेटेड हो रही है। तो अब वो 2 प्रॉब्लम्स का आपको फंक्शनली एनालाइज करना है। यदि मैं सिंपल भाषा में या लेमन में बताना चाहूँ तो मैं यही कहूंगी कि जो वो 2 प्रॉब्लम बिहेवियर है जिनका करंट लेवल आपके पास आ गया है, अब उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाने से पहले आपको उसको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके अच्छी तरह से आपको उसको देखने का प्रयास करना है, विश्लेषित करने का प्रयास करना है, ताकि उसको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टिमुलेट कर रहे हैं होने के लिए, उसकी अकरेंस के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को पहचानना जो है वो बहुत जरूरी है। तभी जो है कारण पता चलेगा, तभी हम उसके जो है सोल्यूशन को ढूंढेंगे ना। तो सोल्यूशन इज इंटरवेंशन एंड कारण का पता लगाना जो है वो आपका ये स्टेप है, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर। नाउ इस स्टेप्स में गाइस हम लोग एक मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे एबीसी मॉडल कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो बिहेवियर है, हम पहले भी कई बार डिस्कस मैंने किया है कि जो बिहेवियर है वो हेरिडिटिकली ना होकर के एनवायरनमेंट की दोनों होता है। क्योंकि बिहेवियर जो है, जितने भी व्यवहार होते हैं गाइस, वो सीखे हुए होते हैं, लर्न होते हैं, इसी वातावरण की देन है। इसीलिए बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है, व्यवहारवादी जो साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक है वो ये कहते हैं, क्योंकि व्यवहार जो है वातावरण की देन है, वातावरण में रह गए ही बच्चे ने उसे सीखा है। तो वातावरण के हम जो है फैक्टर्स को ही मॉडिफाई करके हम जो है उस व्यवहार को परिवर्तित भी कर सकते हैं, है ना। अच्छे व्यवहार को जो है और अच्छा बना सकते हैं, और जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको हम लोग पॉजिटिव जो है वो कर सकते हैं। तो इसी को करने के लिए आपको अब वो जो कारण है, वो जो तथ्य है, उनको जानने के लिए ही आपको जो है क्या करना है गाइस, फंक्शनल एनालिसिस जो है वो करना है। तो अब ये फंक्शनल एनालिसिस होता क्या है, क्या जरूरत है भाई इसको करने की, क्योंकि वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स है डोंट अकर इन वैक्यूम, कभी भी शून्य में नहीं प्रकट होता है। हर बिहेवियर, चाहे वो स्किल बिहेवियर हो चाहे वो प्रॉब्लम बिहेवियर हो, वो मतलब उनके दोनों का, बच्चा स्किल सीखे या प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, दोनों के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल जाएगा कि भाई स्किल कर रहे हैं वो तो ऑब्जेक्टिव होगा उसका, लेकिन प्रॉब्लम बिहेवियर करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। यस, प्रॉब्लम बिहेवियर करने के पीछे भी गाइस बच्चों का कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो पर्पसफुल होती है, जो उनको लाभान्वित कर रही है, जो उनको उसको करने से अच्छा लग रहा है। आपको बेशक से कितना भी बुरा लगे उस प्रॉब्लम बिहेवियर का करने से, लेकिन बच्चे को कोई चीज ऐसी है जो ट्रिगर कर रही है, जो उसको प्रेरित कर रही है कि उसको वो बिहेवियर करना ही करना है। उसी फैक्टर को ही जानना जो है, हमें ये जो है आपका फंक्शनल एनालिसिस का मुख्य जो है उद्देश्य होगा, कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है उस प्रॉब्लम बिहेवियर में। और द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर फॉर ईच चाइल्ड मस्ट बी इंडिविजुअलाइज। और वो कहते हैं क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, है ना, और हो सकता है कि एक ही प्रॉब्लम बिहेवियर 2 बच्चों में हो, लेकिन उनके पीछे कंट्रीब्यूट करने वाला जो फैक्टर है वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। क्योंकि फैक्टर अलग अलग है, इसलिए जो इंटरवेंशन प्रोग्राम बनेगा या बीएमपी जिसे मैं कहूँ बनेगा, वो भी इंडिविजुअलाइज्ड ही बनेगा। और क्योंकि वो इंडिविजुअलाइज बनेगा तो किस चीज पर आधारित होगा, किस चीज पर बेस्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द प्रॉब्लम बिहेवियर। जब तक हम उन फैक्टर्स को नहीं समझेंगे जो उस प्रॉब्लम बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, जो उस प्रॉब्लम बिहेवियर को ट्रिगर कर रहे हैं, तब तक हम एक प्रॉपर बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। ओके, नाउ
एबीसी मॉडल जो आपने फ्रंट स्लाइड पे भी देखा कि एबीसी, ये एबीसी होता क्या है? गाइस, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मॉडल known as ABC model is presented below. Teachers need to use the model to analyze and understand the problem behavior in terms of three major components. Teachers, therapeutics, psychologists इसे जनरली यूज करते हैं। और बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन खासतौर से स्पेशल एजुकेशन में ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला मॉडल है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। जब हम व्यवहार को कार्यात्मक रूप से विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं, तो उसको तीन कंपोनेंट में जो है बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, जिसे हम लोग ABC के नाम से जो है वो जानते हैं। A फॉर एंटीसीडेंट, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कंसिक्वेंसेस। अब ये कह रहे हैं कि द एबीसी ऑफ बिहेवियर इज अ मॉडल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन दैट इज ऑफन यूज्ड इन एजुकेशनल एंड थेरेप्यूटिक, एज वी डिस्कस कि साइकोलॉजिस्ट, थेरेप्यूटिक्स और एजुकेशनल सेटिंग्स में टीचर्स, ये सब जो है इस मॉडल का जनरली जो है वो यूज करते हैं। एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कंसिक्वेंसेस, इन सबको जानने से क्या पता चलेगा? एक्चुअल में ये पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर जो है इस बिहेवियर के अकरेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ अब इनको हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि ए एंटीसीडेंट का मतलब होता क्या है। गाइस, एंटीसीडेंट को हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती व्यवहार। ओके, तो ये पूर्ववर्ती नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्यवहार से तुरंत पहले क्या हो रहा है। व्यवहार, कोई चीज पहले हो रही है, तो किस चीज के पहले? जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम बिहेवियर है, जिसे हम एनालाइज करने वाले हैं, उससे तुरंत पहले जो है वो क्या हुआ। व्हाट हैपेंस इमीडिएटली बिफोर द behavior, this is called antecedent. Okay, what happens during the behavior, this is called behavior, इसे हम लोग व्यवहार कहते हैं। ड्यूरिंग द बिहेवियर क्या हुआ भाई? व्यवहार कितने समय तक हो रहा है, व्यवहार कितनी बार घटित हो रहा है, ये जो चीज हम बेस लाइन में जानी थी ना, लास्ट स्टेप में, लास्ट जो हमने पार्ट किया था, वो यहाँ पे बी पार्ट में आई। ओके, व्हाट हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर। अब सी का मतलब होता है कंसिक्वेंसेस, परिणाम। तो अब परिणाम क्या हुआ? बच्चे ने तो बिहेवियर कर दिया, उसे धक्का मारना था, धक्का मार दिया, लेकिन अब उसके तुरंत बाद क्या होता है, ये भी जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा बिहेवियर प्रॉब्लम को दोबारा से अकरेंस होने में। ठीक है, तो ये तीनों ही फैक्टर्स को जो है हम अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीसीडेंट फैक्टर। ए फॉर एंटीसीडेंट, दैट मीन्स पूर्ववर्ती व्यवहार, पूर्ववर्ती कारक, सॉरी व्यवहार नहीं, पूर्ववर्ती कारक, यानी व्यवहार के तुरंत पहले होने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है। तो गाइस, उनमें हम लोग ये 5 चीजें देखने का प्रयास करेंगे कि प्रॉब्लम बिहेवियर कब हो रहा है, किस पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा है, समय पर हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, टीचर के साथ हो रहा है, मम्मा के साथ वो बिहेवियर कर रहा है, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ कर रहा है, किसी अटेंडेंट के साथ ही वो बिहेवियर हो रहा है, किस तरह का वो बिहेवियर है ना, और किसके साथ हो रहा है, और जगह कौन सी है, कहाँ पर हो रहा है, स्कूल में, घर में, प्लेग्राउंड में, टॉयलेट में, किचन में, किस जगह पे, एंड क्यों हो रहा है। तो ये कुछ 5 कंपोनेंट है। व्हेन, पर्टिकुलर टाइम, विथ whom, वेयर, डज, व्हाई, डिड, ये पांचों चीजों को जो है हम लोग सिर्फ ए फैक्टर में जानने का प्रयास करेंगे। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोग कितनी बारीकी से एक जो प्रॉब्लम बिहेवियर हमने ठीक करने के लिए या मैनेज करने के लिए उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम तैयार करने की बात करी है, उसको हम लोग किस तरह से जो है वो मैंने तोड़ मरोड़ करके किस तरह से विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, Now move to the B part, that is behavior, व्यवहार। अब यहाँ व्यवहार में क्या देखेंगे? व्यवहार की आधार रेखा, जिसे बेसलाइन कहते हैं। हाउ मेनी टाइम्स और फॉर हाउ लॉन्ग डज द प्रॉब्लम बिहेवियर, अगर कितनी बार हो रहा है और कितने समय तक हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पर क्या आएगा आपका वो एवरेज वाला रिजल्ट। अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो का हमने जो करा था कि बच्चा 1 घंटे में या 60 मिनट में टोटल कितने समय तक वो बिहेवियर एवरेज करता है, 6 दिनों की जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी। और एक बच्चा जो है 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर पर्टिकुलर कितने बार वो बिहेवियर कर रहा है, दैट इज इन मेजरेबल टर्म। तो वो यहाँ पर आपका बी पार्ट में एनालाइज होगा। नाउ मूव टू द सी, दैट इज कंसिक्वेंसेस, परिणाम। यहाँ पर क्या चीज आएगी गाइस? परिणाम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहेवियर तो हो गया, ओके, बिहेवियर होने के तुरंत बाद हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ। एग्जैक्टली उस बच्चे के जो आसपास में जो लोग थे जिनके सामने उसने वो प्रॉब्लम बिहेवियर करा, अगर घर पे कराया तो मम्मी होगी, बहन होगी, भाई होगा, पापा होंगे, कोई भी हो सकता है घर का कोई भी मेंबर। तो उनके सामने यदि वो बिहेवियर कर रहा है, आस पड़ोस में यदि फ्रेंड्स के साथ वो कर रहा है, तो अगर स्कूल में कर रहा है तो स्कूल के लोग मौजूद हैं, है ना, तो
इन दोनों ही सिचुएशन में यदि वो बच्चा बिहेवियर करता है तो आसपास जो भी मौजूद है उस समय पे वो क्या करता है ना, उनका रिएक्शंस क्या होता है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि वो जो बिहेवियर होता है, व्हाट इफेक्ट डज द प्रॉब्लम बिहेवियर हैव ऑन द गिवन चाइल्ड और अदर्स। वो बच्चे के ऊपर जो बिहेवियर कर रहा है उसके ऊपर उस बिहेवियर का क्या असर होता है ना। क्या वो बिहेवियर करने के बाद खुद ही रोने लग जाता है, क्या वो बिहेवियर करने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्या करता है एक्चुअल में वो, तो वो चीज भी आपकी कंसिक्वेंसेस में आएगी। एंड देन हाउ इज द चाइल्ड बेनिफिटिंग बाय इंजरिंग इन द प्रॉब्लम बिहेवियर। वो प्रॉब्लम बिहेवियर करने के बाद में बच्चे को कैसा महसूस हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, और वो बेनिफिट क्या है, वो फैक्टर्स क्या है, उसको हम लोग अपकमिंग जो है स्लाइड्स में देखने का डिटेल में प्रयास करेंगे, क्योंकि वो फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है। उन फैक्टर को जाने बिना आप फंक्शनली एनालाइज नहीं कर पाएंगे guys, ठीक है। तो ये थे आपका ए बी सी तीनों कंपोनेंट जो कि एबीसी मॉडल का पार्ट है। नाउ ये तीन फैक्टर्स हैं गाइस, जिनको हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर व्यवहार के पीछे बच्चे का कोई ना कोई लाभ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई बेनिफिट लिंक है। अब वो कौन सा बेनिफिट हो सकता है, तो उसको हमने 5 भागों में बांटा है, 5 कंपोनेंट में बांटने का प्रयास किया। पहला है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, दूसरा है सेल्फ स्टिमुलेशन, तीसरा है स्किल डेफिसिट, चौथा है एस्केप, एंड पांचवा है टेंजिबल फैक्टर, या जिसे हम लोग मटेरियल फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पांचों कंपोनेंट को हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखने का प्रयास करते हैं। बस पहला है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार। हम सब जानते हैं कि बच्चों में ये बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, वो सिर्फ बच्चों में कहूँ, कई बार बड़ों में भी ये बिहेवियर होता है ना। और जब किसी भी बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो वो प्रॉब्लम बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, बिहेवियर तो हम सब में होता है, हम सब में भी है वो बिहेवियर, लेकिन जब इंटेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी और आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जिसे आप बोलते हो, बार बार होना उस बिहेवियर का, जब ये दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, गंभीरता बढ़ जाएगी, सिवियरिटी बढ़ जाएगी बिहेवियर की, तो आप समझिए कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही ज्यादा उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम की इमीडिएट जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि बच्चों में ये बड़ी बड़ी ये चीज होती है कि अटेंशन सीकिंग की, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, मेरी तरफ कोई देखे, है ना, मुझे टैप करे, मुझे आंखों स्माइल करे मुझे देख करके, या फिर आपका अलग अलग तरह के बिहेवियर होते हैं। टीचर का मुस्कुराना, टीचर का गले लगाना, उसका गाल को थपथपाना, ये सारी चीजें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो कई बार ये सब करने के लिए, इन सब आकर्षण को पाने के लिए, अटेंशन को पाने के लिए बच्चा जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर करने लग जाता है, ठीक है। अब आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं ये जो भी कंटेंट यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, या जो भी कंटेंट मैंने आपके सामने लिया हुआ है गाइस, वो डॉक्टर रीटा पेशावरिया की बुक है, आपकी बिहेवियरल अप्रोचेस के नाम से। ओके, तो इस बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए मैंने बहुत सारी बुक सर्च करी, बहुत सारी बुक तो पढ़ी भी है, लेकिन मुझे इससे बेहतर बुक जो है वो स्पेशल एजुकेशन के लिए नहीं मिली है। तो मैं गाइस ये पूरे जितने भी आपको सीरीज बता रही हूँ उसी बुक के रेफरेंस से ही बता रही हूँ गाइस। तो इसलिए वो पिक्चर्स जो है, ताकि एग्जैक्ट आपको वो चीज समझ में आ पाए, तो वो पिक्चर्स मैंने वहां से उठाई है। तो इसीलिए जो है आपको थोड़ी सी पिक्चर्स जो है वो ब्लर आपको आएंगी, थोड़ी सी आपको जो है वो समझने में शायद थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्लीज यहाँ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो अब ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, यहाँ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के एग्जाम्पल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो टीचर है वो ग्रुप में बच्चों को पढ़ा रही है, एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है, टीचर वहां खड़ी होकर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है, बाकी सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, ये दूसरी जो लड़की है जिसका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ में, उसको अपना क्या कर रहा है, उसको चिढ़ाने का प्रयास कर रहा है ना, ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ जाए। और मेनली बच्चा क्या चाह रहा है कि टीचर का ध्यान मेरी तरफ हो, है ना, टीचर का आकर्षण चाह रहा है। अब वो इस अट्रैक्शन के लिए, अटेंशन के लिए जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि वो तो सीख ही रहा है, जो टीचर काम करा रही है वो करवा नहीं, चाहे टीचर डांटने के लिए ही उसकी तरफ देखेगी, लेकिन वो यही चाहता है कि टीचर मेरी तरफ देखे तो सही, ठीक है। तो यदि, अब इसको हम कैसे जज करेंगे कि ये क्या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, तो यदि बच्चे को जब अटेंशन मिलता है और वो बिहेवियर करना बंद कर देता है,
है ना, जब आपने उसकी तरफ ध्यान दिया और अब उसने वो बिहेवियर नहीं करा, तो आप समझ जाइए कि उसने सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ही बिहेवियर करा था। ओके, एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है ना, और फिर एकदम से जब आपने उसकी तरफ अटेंशन दिया, आपने उससे बात करी और वो चुप हो गई, है ना। तो ये सारे क्या है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, जो कि लर्निंग को कहीं ना कहीं प्रभावित जो है करे, अपनी भी और दूसरों की भी। ओके, तो पहला फैक्टर है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। दूसरा है गाइस सेल्फ स्टिमुलेशन फैक्टर, खुद को उत्तेजित करने वाले, आत्म उत्तेजना कारक जिसे बोलते हैं। वो हमें कारण नहीं समझ में आता कि क्यों कर रहे हैं। अब आप इस ये पिक्चर में आप ध्यान से देख सकते हैं, ये पिछली पिक्चर से थोड़ी सी क्लियर है ये पिक्चर। तो यहाँ भी टीचर आपको जो है बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो टीचर का ध्यान भी पढ़ाने में है, बच्चे का भी ध्यान है, लेकिन इस बच्चे के इस बिहेवियर की वजह से, सेल्फ स्टिमुलेटेड बिहेवियर की वजह से, ये बच्चे की भी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, इसकी भी लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि अब देखिए कर क्या रहा है, ध्यान से देखिए, ये अपने पैरों को नीचे रगड़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आवाज हो रही है, आकर्षण हो रहा है, ये बच्चे का ध्यान जो है पढ़ाई से हट करके इस बच्चे की तरफ चला गया। तो क्या हो रहा है, इसकी अपनी लर्निंग तो इफेक्ट हो रही है, दूसरे की भी इफेक्ट हो रही है ना। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको ये करने से क्या मिल रहा है। इसको बोलते हैं सेल्फ सेल्फ ये यही जानता है कि इसको क्या मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आत्म उत्तेजना कारक, सेल्फ स्टिमुलेशन। बहुत सारे बच्चों को आपने, खासतौर से ऑटिस्टिक बच्चों को आपने देखा होगा कि रॉकिंग फिंगर्स, सॉरी, बॉडी को रॉक करना, है ना, फिंगर्स को फ्लिकिंग करना, ऐसे ऐसे अपने मुंह के आगे ऐसे ऐसे फिंगर्स को हिलाते रहना, है ना। तो ये सारे बिहेवियर्स जो है इनमें होते हैं, और जनरली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये बिहेवियर वो तभी करते हैं जब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, जब वो अकेलापन महसूस करते हैं। इसी में गाइस मुंह में अंगूठा डालने का बिहेवियर भी जो है वो इसी में ही आएगा, है ना। मुंह में फिंगर्स डाल लेते हैं बच्चे, कुछ अजीबोगरीब सी हरकत करे, सारी सेल्फ स्टिमुलेशन फैक्टर्स में ही आएंगी, ठीक है। क्योंकि टीचर वो बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन दे रही है, अभी इनको खुद से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने क्या करा, सेल्फ स्टिमुलेशन फैक्टर जो है वो करना जो है वो शुरू कर दिया, पैर जो है रगड़ना शुरू कर दिया। तो दैट इज सेल्फ स्टिमुलेशन फैक्टर, जिसे बच्चे को करने में मजा आ रहा है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं मिल रहा वहां पर। नेक्स्ट इज स्किल डेफिसिट फैक्टर। अब ये स्किल डेफिसिट क्या है, कौशल की कमी के कारण। इसको मैं एक लाइन में सम करूंगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना। काम आता नहीं है तो प्रॉब्लम बिहेवियर करने लग गए, क्योंकि तो कुछ बिहेवियर, प्रॉब्लम बिहेवियर ऐसे होते हैं, चिल्ड्रन अगर ड्यू टू स्किल डेफिसिट, काम नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे बॉल खेल रहे हैं, उसको बॉल चाहिए उस बच्चे को, लेकिन क्योंकि वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से, वो ये कह नहीं पा रहा है कि मुझे बॉल दो, है ना, गिव मी दैट बॉल। अब वो कह नहीं पा रहा है, इसलिए उसने क्या करा, उस बॉल को स्नैच करने की कोशिश करी, खोसने की कोशिश कर रहा है, बिना उसे लेने की कोशिश करे। सभी बच्चे क्या बोलेंगे, अब इस बिहेवियर को आप क्या बोलोगे, प्रॉब्लम बिहेवियर ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि आप बिना पूछे किसी की चीज ले रहे हो, आप बोल। तो लेकिन यहाँ पे कारण क्या है, क्योंकि वो बोल करके अपनी बात को बता नहीं पा रहा है ना। अब अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बच्चों को हमने सपोज ड्राइंग करने के लिए दिया, उसको या तो वो अच्छी नहीं लग रही है, या उसको कलरिंग करनी नहीं आती है ना। या आपने बच्चे को सम्स दे दिए हैं मैथ्स के, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल, उसको सम्स आ ही नहीं रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, ठीक है। अभी वो क्या करेगा, बाकी बच्चे सम्स कर रहे हैं, टीचर ने तो दे दिया आपको काम, वो 10 मिनट के बाद देखेगी। अभी वो क्या करेगा, कागज को फाड़ फाड़ के नीचे फेंक रहा है, क्योंकि उसको काम नहीं आ रहा है, इसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है। तो इसे बोलते हैं स्किल डेफिसिट फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है एस्केप, भागना या बचना, उस कार्य से बचने का प्रयास करना, है ना। कोई बच्चे को आपने कोई काम दिया है करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी जो उसको पसंद नहीं है, जो उसको पसंद नहीं है वो एक्टिविटी हमने दी है, हमने उसको कोई भी आप एक्टिविटी हो सकते हो, आप आपने उसको ड्राइंग करने के लिए दी है, आपने कोई और आपने कुछ साइंस की एक्टिविटी दे दी है करने के लिए, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई बच्चों को रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभी वो क्या करेंगे उस समय पे, मेरे तो पेट में बहुत जोर की दर्द हो रहा है, एंड स्टार्ट क्राइंग, बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। अभी मम्मा या टीचर क्या बोलेंगे, वो पेट में दर्द हो रहा है, चलो ठीक है रहने दो। अगर आप वो एक्टिविटी उनसे ले लेते हैं, गेट अवे फ्रॉम द एक्टिविटी, अगर आप बच्चे से एक्टिविटी ले लेते हैं कि ओके रहने दो, चलो आप मत करो, आपके पेट में दर्द है ना, एंड देन आप देखते हो कि सडनली वो पेट में दर्द गायब हो जाता है ना। तो ये बहाने हम लोगों ने भी बहुत किए होंगे, जब भी हमें पता होता था कि आज स्कूल में होमवर्क चेक होना है, या आज स्कूल में ये टेस्ट है, उस दिन सडनली हमारे पेट में सुबह सुबह दर्द हो जाता था। याद होगा आप सबको।
तो हमने सबने ये बहाने बनाए हैं। तो ये क्या होता था, एस्केप, भागना। कोई टेस्ट है, हाफ डे लेकर बाहर, कोई टेस्ट है, स्कूल से गायब, क्योंकि वो टेस्ट हम इतने अपने आप को टेस्ट में प्रिपेयर ही नहीं मान रहे, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गाइस एस्केप करना, भागना, क्योंकि वो कार्य हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है टेंजिबल फैक्टर, जिसे मूर्त कारक या मटेरियल फैक्टर भी कहते हैं। हमें कोई चीज चाहिए, मुझे कोई वस्तु चाहिए, इसीलिए मैं वो प्रॉब्लम कर रही हूँ, रो रही हूँ, है ना। और ये आजकल की वस्तु, तो सबसे फेमस वस्तु क्या है ना, आजकल की सबसे, बाद में आप कमेंट करके बताइएगा, सबसे फेमस वस्तु क्या है गाइस, जो बच्चे जिसकी वजह से ये सारी ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, काम नहीं करेंगे, रोने का करेंगे, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको, मोबाइल, है ना, टीवी देखना, मोबाइल। मोबाइल इतना ज्यादा बच्चे को आजकल की उसमें टेंजिबल फैक्टर्स में आप काम करता है कि उसको कोई भी चीज मतलब चाहिए, वो रोना शुरू हो जाएगा कि भैया मुझे तो फोन चाहिए। फोन रहते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, पेट में दर्द क्या, हर चीज उसकी एक्यूरेट, जो खाना अच्छा नहीं लग रहा वो खाना भी अच्छा लगता है ना। जो जो चीज, जो आप चाहे उसको जो मर्जी कपड़े पहनाना चाहो, जो मर्जी उसको खिला दीजिए, उसके टेस्ट की चीज नहीं हो वो भी खिला दीजिए। और आजकल मम्मियां इसे एक एक अपना टेक्निक का भी टेक्निक की तरह इसको यूज करें, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम करे, लेकिन ये ठीक नहीं है। बट इन द लॉन्ग रन, इनडायरेक्टली बच्ची, मम्मियां या टीचर क्या कर रही है, उसको रोना सिखा रही है कि जब भी आपको कुछ चाहिए हो और आपको वो सीधे तरीके से ना मिले, तो आप रोना शुरू कर दीजिए, है ना, और फिर आपको वो चीज मिल जाएगी। बच्चे आजकल यही चीज तो टेक्निक अपना रहे हैं। तो गाइस दिस इज टेंजिबल फैक्टर, जब जिसे बच्चे को कोई चीज चाहिए, समझ लीजिए जैसे ही वो चीज मिलते ही उसका रोना गाना बंद, दर्द बंद, समझ लीजिए वो उसकी वजह से तो और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसको। दिस इज टेंजिबल फैक्टर। तो गाइस ये 5 फैक्टर थे जो कि उस प्रॉब्लम बिहेवियर के पीछे बच्चे को स्टिमुलेट करने का कार्य कर रहे हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर के पीछे अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक चार्ट जो है गाइस, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ देने का प्रयास करा है, जिससे एबीसी फैक्टर और उसके पीछे कौन सा फंक्शन है, ये आपको जो है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि लंच टाइम में जो एक बच्ची है मैरी, वो अकेली बैठी होती है कॉर्नर में, ये बिफोर है। अब हम पहले बिहेवियर को देखते हैं गाइस, अगर जब हम बिहेवियर को देखेंगे तो फिर ए और सी समझना आसान होगा, और सेल्फ स्टिमुलेशन ऑटोमेटिकली जो है वो समझ में आएगा। तो बिहेवियर क्या है बच्चे का, कि बच्चा जो है अपनी बॉडी को जो है वो खड़े खड़े रॉक करता रहता है आगे और पीछे की तरफ। ठीक है, अब होता क्या है, इससे तुरंत पहले क्या हुआ एनालाइज करना है, तो तुरंत पहले क्या होता है कि बच्ची जो है लंच टाइम में अकेली बैठी होती है, उसके पास कोई नहीं होता है, टीचर भी चली गई, आया भी चली गई, बच्चे अकेले, बच्चे अपने अपना खेल रहे हैं और वो अकेली बैठी, इस समय पे वो अपनी बॉडी को हिलाना शुरू कर देती है। एंड आफ्टर कंसिक्वेंसेस क्या होता है, नो वन बॉदर्स हर एंड मैरी कंटिन्यूज टू रॉक, कोई ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ में, वो बिहेवियर लगातार करती रहती है। तो अब इसके पीछे फैक्ट फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली सेल्फ स्टिमुलेशन, उसको मजा आ रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है शशि बैंग्स हर हेड, एक बच्ची है शशि जो अपने हेड को जो है वो बैंग करती है ना, सिर को पटकने का व्यवहार करे। अभी होता क्या है, इसके पहले का इंसिडेंट क्या है कि शशि इज रिफ्यूज्ड अ टॉय बाय द टीचर, शशि को जो है टीचर के द्वारा एक खिलौना देने से मना कर दिया जाता है, तो क्या कर रही है, अपने सिर को पटक रही है। एंड देन आफ्टर क्या होता है, द स्कूल आया गिव्स हर द टॉय एंड शशि स्टॉप बैंगिंग हर हेड। अब स्कूल की आया आती है और वो उसको खिलौना दे देती है, शशि अपना हेड जो है बैंग करना बंद कर देती है। तो इसके पीछे क्या फैक्टर था, टेंजिबल। तो गाइस ये इसी तरह के एग्जांपल्स हैं, कुछ के पीछे एस्केप है, किसी के पीछे टेंजिबल है और किसी के पीछे अटेंशन का फैक्टर है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको जो है वो क्लियर होगा, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के थ्रू मैंने प्रयास किया है समझाने का, क्योंकि गाइस ये आपको थ्योरी प्रैक्टिकल अभी मार्क्स एग्जामिनेशन इनको छोड़ करके भी, अगर मैं इनको साइड में रखूं, तब भी जब भी आप स्पेशल एजुकेटर बनेंगे, वेदर चाहे आप जनरल स्कूल में जा रहे हैं या फिर आप स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं गाइस, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको प्रैक्टिकली डील करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगा रही हूँ, और ताकि आपको एक एक चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो यदि इस सेशन को समझने में
कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। और यदि आपको ये सेशन गाइस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नेक्स्ट उसमें हम लोग जो है लास्ट गाइस पार्ट होगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर की बात करेंगे। और प्लीज इस सेशन को मिस मत कीजिएगा गाइस। ये सेशन आपका जो है वो मंडे या ट्यूसडे को आएगा गाइस। इसमें मैं आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन का परफॉर्मा भी इंट्रोड्यूस करूंगी, जो प्रैक्टिकली हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।